मैशिला नगरी में वीरभद्र नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा दयालु तथा दानी था। सब तरफ उसका गुणगान हुआ करता था। वह प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखता था, इसलिए प्रजा उससे बहुत खुश थी। 4 वर्ष पश्चात राजा वीरभद्र के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रसेन रखा गया। परंतु पुत्र को जन्म देने के बाद महारानी के नेत्रों की ज्योति चली गई थी। राजा को इस बात का दुख था। धीरे धीरे राजकुमार चंद्रसेन बड़ा होने लगा। चंद्रसेन बड़ा ही तेजस्वी, बुद्धिमान तथा वीर था। वह तलवारबाजी में भी निपुण हो चुका था। उसे तलवारबाजी में हराने वाला कोई था। वीरभद्र अपने पुत्र की वीरता देख मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और बोला, नीलगिरी पहाड़ की चोटी पर नीले वन में एक नीला गुलाब है, जिसके चारों ओर सर्पराज का पहरा रहता है। अगर उस नीले गुलाब का रस महारानी को पिलाया जाए तो उनकी आंखों की ज्योति लौट आएगी। नीलगिरी पहाड़ 7 समुद्र पार उत्तर की तरफ एक भयानक जंगल को पार करने के बाद आता है। राजा को जो थोड़ी सी आशा हुई थी वह भी जाती रही, क्योंकि अब उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे इतना लंबा एवं भयानक सफर तय करके नीले गुलाब को ला सकते। न ही किसी और में इतना साहस था। तब राजकुमार चंद्रसेन ने नीले गुलाब को लाने की इच्छा पिता राजा वीरभद्र के सामने प्रकट की। राजा अपने पुत्र की इच्छा सुनकर व्याकुल हो उठे, क्योंकि वह उनके कुल का एकमात्र दीपक था। परंतु राजकुमार के बहुत जिद करने पर आखिरकार राजा को आज्ञा देनी ही पड़ी। राजकुमार अपने साथ आवश्यक सामान लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह घोड़े पर सवार था। अश्व द्रुत गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। मार्ग में बरगद के एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठा था। साधु ने राजकुमार को रुकने को कहा तो राजकुमार रुक गया। साधु बोला, बेटा, तुम वापस लौट जाओ। जिस राह पर तुम जा रहे हो उसमें कांटे ही कांटे हैं। परंतु राजकुमार ने इनकार कर दिया। साधु बोला, अगर तुम अब भी जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु कुछ चीज मैं तुम्हें देता हूं जो मार्ग में मुसीबत के समय तुम्हारी सहायता करेगी। यह कहकर साधु ने उसे एक ताबीज दिया और बताया कि इसे अपने गले में बांध लो। इसके बांधने से तुम्हारी शक्ति 50 गुना बढ़ जाएगी। फिर एक डंडा राजकुमार को देते हुए साधु बोला, बेटा, यह जादू का डंडा है। इससे तुम जो कहोगे यह वही करेगा। और फिर जादू के बालों का गुच्छा राजकुमार चंद्रसेन के हाथ में देता हुआ साधु पुनः बोला, जब भी तुम्हें किसी अन्य सहायता की जरूरत हो तो तुम इसमें से एक बाल जला देना। तुम्हारे सामने दाढ़ी वाला एक बीना प्रकट होगा, उससे तुम जे कहोगे करेगा। परंतु इन बालों का उपयोग अति आवश्यकता पड़ने पर करना, क्योंकि ये गिनती के 4 बाल हैं। यह कहकर साधु ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। राजकुमार ने वह ताबीज अपने गले में बांध लिया। राजकुमार फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। घोड़ा द्रुत गति से भागा जा रहा था। इसी प्रकार चलते चलते 2 दिन बीत गए। अब राजकुमार ऐसे स्थान पर था जहां दूर दूर तक रेत फैली हुई थी। राजकुमार और घोड़ा दोनों थक चुके थे। घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगे थे। राजकुमार को भूख और प्यास बढ़ती ही जा रही थी। आखिर राजकुमार भूख और प्यास से इतना व्याकुल हो उठा कि घोड़े की पीठ पर ही लेट गया था। थकान के बावजूद घोड़ा अपने सवार की हालत को समझ दौड़ा जा रहा था। अचानक राजकुमार को जादुई बाल का ख्याल आया और उसने एक बाल निकालकर जला दिया। बाल के जलते ही 2 फीट का एक बौना प्रकट हुआ, जिसकी दाढ़ी पैरों तक लटक रही थी। वह सिर झुकाकर बोला, क्या आज्ञा है राजकुमार? राजकुमार ने उसे अपने एवं घोड़े के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन उसके सामने थे। दोनों ने पेट भर भोजन किया और पानी पिया। फिर कुछ भोजन पानी साथ लेकर राजकुमार अपनी यात्रा पर चल पड़ा और समुद्र के किनार जा पहुंचा। अब उसके सामने समस्या यह थी कि समुद्र पार कैसे करे। अभी उसे 6 समुद्र और पार करने थे। उसने घोड़े को वहीं छोड़ा और डंडे पर बैठ गया, क्योंकि अचानक उसके मन में जादू के डंडे का ख्याल आ गया था। फिर डंडे से बोला कि 7 समुद्र पार ले चलो। डंडा जोर से हिला और फिर धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा। राजकुमार ने डंडे को कसकर से पकड़ रखा था। राजकुमार ने थोड़ी ही देर में देखा कि वह 4 समुद्र पार कर चुका है। फिर वह 7 समुद्र पार कर गया। अब वह वन के समीप था। उसने देखा
डंडा नीचे उतर रहा है। उसने डंडे से कहा, नीचे क्यों उतर रहे हो, मुझे पश्चिमी पहाड़ पर ले चलो। डंडे से आवाज आई, राजकुमार, मैं आपकी आज्ञा का गुलाम हूं, परंतु यहां मेरी शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि इस जंगल में एक जादूगर रहता है जिसने इस वन में अपने जादू का जाल बिछा रखा है और कोई भी इस वन के ऊपर से नहीं जा सकता। डंडा पृथ्वी पर उतर आया। राजकुमार डंडे को हाथ में लेकर आगे बढ़ा और वन में प्रवेश कर उसके हाथ में डंडा था और कमर में तलवार लटक रही थी। तभी उसने सान्य सान्य की आवाज सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपनी तरफ खींच रहा है, परंतु तावीज होने की वजह से उसके अंदर असीम शक्ति आ गई थी। उसने शक्ति जुटाकर अपने को रोका और उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ से साये साये की आवाज आ रही थी। आगे जाकर उसने देखा कि एक अजगर अपना मुंह खोले उसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसने अपनी तलवार हाथ में ले ली। वह संभलने की कोशिश कर रहा था, परंतु अजगर की तरफ बढ़ने से अपने को न रोक सका और अजगर ने उसे निगल लिया। अब वह अजगर के पेट के अंदर था। राजकुमार को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तब अजगर के पेट का एक नरम हिस्सा देखकर राजकुमार ने उसमें तलवार घुसेड़ दी और पेट फाड़कर बाहर आ गया। उसने देखा अजगर का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और अब वहां एक आदमी पड़ा तड़प रहा था। वह बोला, राजकुमार, यहां जो जादूगर रहता है वह बड़ा दुष्ट है। मैं भी उन अभागों में से हूं। जादूगर को मारने का एक ही तरीका है कि उसकी छुट्टियां को काट दिया जाए। यह कहकर वह आदमी मर गया। राजकुमार आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन वह चलता चला जा रहा था। तभी उसको एक गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा में घुस गया और रात वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया। अभी वह गुफा के अंदर कुछ ही दूर गया था कि उसे कहकहे की आवाज सुनाई दी। राजकुमार आवाज की तरफ बढ़ने लगा। सामने ही दीवार में उसे एक दरार दिखाई दी। उसने दरार में झांक कर देखा, एक देव जैसा आदमी सामने खड़ा था जिसकी गंजी खोपड़ी चमक रही थी। वह जादूगर था। उसके सामने पलंग पर एक सुंदर युवती बैठी हुई थी। वह युवती से कह रहा था, तुम्हें मेरी रानी बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें चूहिया बना दूंगा। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। यह कहकर जादूगर गुफा के द्वार की तरफ चल पड़ा। राजकुमार ने अपने डंडे को छोड़ दिया और उसे गंजे जादूगर की पिटाई करने के लिए कहा। डंडा जादूगर की खोपड़ी पर जाकर तड़ाक तड़ाक बजने लगा। जादूगर बौखला गया, परंतु डंडे का जादू जादूगर के सामने ज्यादा देर न चल सका। जादूगर ने डंडा तोड़कर फेंक दिया। फिर वह द्वार की तरफ बढ़ा। राजकुमार पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही जादूगर सामने से गुजरा, उसने अपनी तलवार का वार जादूगर की चोटी पर किया। चोटी के साथ खोपड़ी का कुछ भाग भी जमीन पर कटकर गिरा और जादूगर भयंकर आवाज करता हुआ गिर पड़ा। राजकुमार गुफा के अंदर पहुंच गया। युवती राजकुमार को देखते ही प्रसन्न हो उठी। राजकुमार ने जादूगर को मार दिया था, इसलिए सब कुछ अपनी पूर्व अवस्था में आ गया था। सभी राजकुमार के कृतज्ञ थे, परंतु राजकुमार ने उन्हें बताया कि उसे नीलगिरी पहाड़ से नीला गुलाब लाना है, सो वह फिर आगे चल पड़ा। वह युवती भी उसके साथ थी जो उसे जादूगर की गुफा में मिली थी। उसने बताया कि वह सिंहल देश की राजकुमारी सोहनी है। राजकुमारी ने चलते समय उसे एक जादुई तलवार जो गुफा के अंदर थी अपने साथ ले चलने के लिए कहा। राजकुमार चंद्रसेन ने वह तलवार भी अपने साथ ले ली। चढ़ाई बहुत कठिन थी, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। आखिर वे थक गए। अब ऐसी चढ़ाई थी जिस पर चढ़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। राजकुमार ने फिर एक बाल निकाल कर जलाया। वहीं दाढ़ी वाला बौना उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। राजकुमार ने उससे एक हवाई घोड़े का प्रबंध करने को कहा। दूसरे ही क्षण उनके सामने हवाई घोड़ा मौजूद था। वे दोनों घोड़े पर बैठ गए और घोड़ा उड़ने लगा। घोड़ा उन्हें नीलगिरी पहाड़ के नीले वन तक ले गया। घोड़े को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वन के अंदर घुस गए। ये वन पहले से भी ज्यादा भयानक था। चलते चलते रात हो गई। कुछ दूरी पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे गुफा की तरफ बढ़े और उसमें प्रवेश कर गए, परंतु अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्होंने अनुभव किया कि उनके नीचे की जमीन हिल रही है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि जिस स्थान पर वे खड़े हैं वह पृथ्वी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर की पीठ थी जो गुफा के अंदर आराम कर रहा था। राजकुमार राजकुमारी को लेकर गुफा से बाहर आ गया।
वे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें दूर कहीं से शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि एक राक्षस वृक्षों को तोड़ता भयंकर आवाज करता उन्हीं की तरफ आ रहा है। उसकी केवल एक आंख थी जो माथे के बीच में थी। सिर में 2 सींग नजर आ रहे थे और 2 नुकीले दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। राजकुमार भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। उसके हाथ में जादू की तलवार थी। राजकुमारी भय के कारण बेहोश हो जमीन पर लुढ़क गई थी। राक्षस ने राजकुमार को देखकर अट्टहास किया और बोला, बड़े दिनों बाद मनुष्य का मांस मिला है। हा हा हा, अब तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। हा हा हा। यह कहकर राक्षस ने अपना एक हाथ राजकुमार की तरफ बढ़ाया। उसकी लाल आंख बड़ी तेजी से चमक रही थी। जैसे ही राक्षस ने अपना हाथ बढ़ाया, राजकुमार ने तलवार का भरपूर वार राक्षस के हाथ पर किया। जादू की तलवार थी। एक ही वार में राक्षस का हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। राक्षस बड़ी जोर से गरजा, फिर आंधी तूफान की तरह राजकुमार की तरफ बढ़ा। फिर अचानक उसकी नजर बेहोश पड़ी राजकुमारी पर पड़ी। राक्षस ने ललचाई आंखों से राजकुमारी को देखा। उसने झट से राजकुमारी को अपने हाथ में उठा लिया और मुड़कर चल दिया। राजकुमार उसके पीछे पीछे भागा, परंतु राक्षस गायब हो चुका था। बहुत खोजने पर भी राजकुमार को राक्षस का पता नहीं चला। राजकुमार चंद्रसेन आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसको सुगंधित वायु का आभास हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह नीले गुलाब के समीप पहुंच गया है। वह आगे बढ़ता रहा। उसने चंद्रमा की रोशनी में एक गुलाब का फूल देखा। वह समझ गया कि यही वह फूल है जिसके लिए वह यहां आया है। वह फूल तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि उसको पीछे हट जाना पड़ा, क्योंकि भयंकर फुंकार के साथ 7 सिर वाले एक सर्पराज ने उस पर आक्रमण कर दिया था। सर्पराज का मुकाबला करना इतना आसान न था। राजकुमार तलवार उठाकर आगे बढ़ा। सर्पराज की फुंकार तेज हो गई थी और उसके मुख से अंगारे बरस रहे थे। राजकुमार बार बार उस पर घातक आक्रमण कर रहा था। उसने सर्पराज के 4 सिर काट दिए थे। सर्पराज की शक्ति औण होती जा रही थी। राजकुमार भी अंगारों से झुलस गया था। उसका चेहरा जल गया था और बड़ा भयानक लग रहा था। फिर भी राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वह वार पर वार करता रहा और अंत में उसने सर्पराज को मार डाला। राजकुमार निढाल हो चुका था। उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया था। अंततः राजकुमार ने आगे बढ़कर नीले गुलाब को तोड़ लिया। नीले गुलाब को तोड़ते हो राजकुमार के शरीर में एक झटका लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। उसके हाथ में नीला गुलाब था। उसका जला हुआ शरीर ठीक हो गया था। उसने राजकुमारी की खोज आरंभ कर दी। उसने एक बाल निकालकर जलाया। दाढ़ी वाला बौना राजकुमार के सामने प्रकट हुआ। राजकुमार ने उससे राजकुमारी का पता पूछा। बौने ने राजकुमारी का पता बता दिया। राजकुमार तुरंत उस गुफा में जा पहुंचा जहां राक्षस सो रहा था। उसने तलवार के एक ही वार से उस सोते हुए राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। जंगल से बाहर आकर राजकुमार ने हवाई घोड़े को खोजा, परंतु उसे हवाई घोड़ा नहीं मिला। उसने फिर एक बाल जलाया और दाढ़ी वाले बौने से एक हवाई रथ की मांग की। थोड़ी देर में उनके सामने एक रथ था और दाढ़ी वाला बौना गायब हो गया था। इधर राजा वीरभद्र अपने पुत्र का समाचार न पाकर बड़े दुखी रहते थे। पुत्र के वियोग के कारण वे बीमार हो गए थे। एक दिन लोगों की आंखें आश्चर्य से आकाश की तरफ देख रही थीं, क्योंकि ठीक महल के ऊपर एक रथ आकाश में उड़ रहा था। रथ धीरे धीरे महल के आंगन में उतर आया और उसमें से राजकुमार चंद्रसेन राजकुमारी सोहनी के साथ उतरा। लोग खुशी से झूम उठे। राजा वीरभद्र की भी खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमार ने राजा को नीला गुलाब दिया। नीले गुलाब का रस निकालकर महारानी को पिलाया गया। महारानी की आंखों की ज्योति वापस लौट आई। अब वे सबको देख सकती थीं। इसके बाद राजकुमार चंद्रसेन की शादी सिन्हल राजकुमारी सोहनी से हो गई। राजकुमार चंद्रेसन दोनों राज्यों पर सुखपूर्वक राज्य करने लगा।